हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आपने आज इस वीडियो को क्लिक करके अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की है, जिसके मदद से आप आज इस वीडियो की मदद से 15% मार्क्स को सिक्योर करने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी में, एंड जो कि अपने आप में बहुत वेटेज रखता है। हमारे पार्ट बी से रिलेटेड हेडिंग्स और सब हेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लेकर के ये एक वीडियो है, एंड इस वीडियो के अंदर आज हम उन सभी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स की बात करने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आते रहते हैं। एंड इस एक वीडियो के साथ आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो इससे पहले कि आज का हम वीडियो स्टार्ट करें, हमेशा की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए एंड रिवीजन एंड प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही लगातार वीडियोज़ मैं आप सभी को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अब तक ना किया हो, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा हमारा चैप्टर्स हेडिंग एंड सब हेडिंग्स में बटा हुआ है वो किस तरह से बटा हुआ है। देखिए, ये है आपकी शॉर्ट समरी। तो हम बात कर रहे हैं बाइफर्केशन ऑफ वेरियस हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, जो टोटली दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक हमारे बैलेंस शीट से और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और ध्यान देने वाली बात कि बैलेंस शीट का मतलब है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका पार्ट 1 शेड्यूल 3, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता है वो है पार्ट 2 शेड्यूल 3 के अंदर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग एक फॉर्मेट्स हैं और दोनों में से मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाता है कि बैलेंस शीट से ही हेडिंग एंड सब हेडिंग पूछे जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी रेयर कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ पूछा जा सकता है। स्टिल मैंने आज के इस वीडियो में सबको कवर करने की कोशिश की है सो दैट कि चैप्टर से कुछ भी ना छूटे। मतलब आप जब भी अपने इस चैप्टर का प्रैक्टिस रिवीजन करना चाहेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ आप इस वीडियो को क्लिक करिए और देखिए, और आपको डेफिनेटली इस एक वीडियो के साथ पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज होता हुआ दिखेगा। नाउ अब हम पार्ट 1 जो कि है बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे समरी क्या है हमारे बैलेंस शीट की। क्योंकि देखिए, स्ट्रेट अवे अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये कुछ हेडिंग्स हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, या ये कुछ आइटम्स इनको पढ़ लेना है, तो आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए वर्क करेगा। इससे पहले कि हम उन कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या आइटम्स की तरफ बढ़ें, पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारा ये जो चैप्टर है एक्चुअली क्या डिस्कस करता है और हमें क्या जानकारी में रखना चाहिए। तभी आपके एक थॉरो रिवीजन होगा, थॉरो नॉलेज मिलेगी, और तब आप कह सकते हैं कि यस यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैप्टर और टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइड 1, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एज यू ऑल नो कि हमारे बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, वन इज लायबिलिटी साइड, अदर इज एसेट साइड। एज वेल एज आप ये भी जानते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड का पूरा नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो साइड 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर जितने भी हेडिंग्स होते हैं उनमें से एक है शेयर होल्डर्स फंड। अब आप देख रहे हो शेयर होल्डर फंड के साथ मैंने SCRS लिखा है। नाउ व्हाट इज दिस? तो शेयर होल्डर फंड के अंदर जो दूसरे सब हेडिंग्स आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, वो बेसिकली हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, एक तीसरा और भी है, बट यू माइट नो कि वो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है, वो नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए क्योंकि मैं आपको ये नाम दे रहा हूं डेस्पाइट की सिलेबस से बाहर है, फिर भी दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि हमारे लायबिलिटी साइड के हेडिंग्स कौन कौन से हैं वो बताइए। ठीक है, तो अगर लायबिलिटी साइड के आपके हेडिंग्स पूछे जाते हैं और आप इसको ना लिखें तो ये भी गलत होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग्स के तौर पर कौन सा हेडिंग है, लेकिन इसका कोई भी इवैल्यूएशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, दिस इज द सेकंड नंबर हेडिंग इन ऑन द लायबिलिटी साइड। थर्ड वन आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। नाउ नॉन करंट लायबिलिटीज में भी आप देख रहे हैं एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है LOL। नाउ व्हाट इज दिस? LOL क्या है? तो इट इज स्टैंड फॉर L फॉर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, एंड देन O फॉर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड देन उसके बाद लास्ट होता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, और अगेन मैंने इन पे उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है जो चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाते हैं, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ है, ऐसा चीज़ है जो चीज़ नहीं आती है तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो सिलेबस में डिलीटेड है।
नेक्स्ट और लास्ट आपका हेडिंग आता है लाइबिलिटी साइड से, वो है करंट लाइबिलिटीज। एंड अगेन आप देख रहे हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर मैंने स्टॉप एक कोडिंग किया है। एंड व्हाट इज दैट स्टॉप? अगेन एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर द सब हेडिंग्स STOP। नाउ आइए वन जानते हैं कि STOP क्या है। S स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, T स्टैंड फॉर ट्रेड पेबल्स, O स्टैंड फॉर अदर करंट लाइबिलिटीज एंड P स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये कुछ ट्रिक है जिससे कि आप याद रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपके पहले साइड दैट इज लाइबिलिटी साइड में 1 2 3 और 4 सिर्फ 4 ही हेडिंग्स हैं, क्योंकि एज फार एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे अक्सर यही भूल जाते हैं कि हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है। मतलब उनको पता ही नहीं था कि हेडिंग्स कितने हैं, सब हेडिंग कितने हैं। तो देखिए लाइबिलिटीज में 4 हेडिंग है और आपको एसेट्स में 2 ही हेडिंग्स मिलेंगे। टोटल 6 हेडिंग्स हैं आपके, जिसमें से 4 में से एक यानी हेडिंग नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं आता। तो ओवरऑल हमारे एग्जाम में जो इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 लाइबिलिटी साइड से पूछे जाएंगे और 2 एसेट साइड से। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी आइटम का हेडिंग पूछेंगे तो आपको लाइबिलिटीज में अगर आता है तो 3 में से एक चुन लेना है, और एसेट्स में आता है तो 2 में से एक चुन लेना है। इतना आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। एंड सब हेडिंग्स की बात करते हैं तो वो बहुत सारे उसके अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइड नंबर 2 की, जो कि ऑब्वियसली है एसेट साइड। और आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए कंप्लीट गलत होने से अच्छा है कि आपका हेडिंग एटलीस्ट सही होना चाहिए। अगर आप हेडिंग सही लिखते हो तो इसका मतलब है कि टीचर आपको 0 अवार्ड नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर आपको देगा, सब हेडिंग भले गलत क्यों ना हो जाए। इसलिए आपको बहुत क्लियर रखना है कि हेडिंग्स आपके कितने, 3 लाइबिलिटी साइड से और 2 एसेट साइड से। वो 3 कौन से हैं वो अभी आपने लाइबिलिटीज के देखे हैं, बल्कि मैंने उसमें 4 बताए हैं जिसमें से एक डिलीटेड है इसलिए मैं 3 बोल रहा हूं, और 2 कौन से हैं वो अब हम इस स्लाइड में देखते हैं। तो 2 में से पहला है नॉन करंट एसेट्स, और आप देख रहे हैं इसमें फिर एक बार शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया है या एक ट्रिक यूज किया है, FILO। नाउ व्हाट इज दिस? F स्टैंड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी बहुत सारे बाइफर्केशन जिसको हम लेटर ऑन समझने की कोशिश करेंगे। देन I स्टैंड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, L स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड O स्टैंड फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। देन सेकंड नंबर आता है आपका करंट एसेट, जो काफ़ी ज़्यादा सब हेडिंग्स अपने अंदर कैरी करता है और जिसके लिए मैंने लिखा है CITCSO। और ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म का एक ऑर्डर है जिसको ऑर्डर में आपको मेंटेन करना या ब्रेक नहीं कर सकते हैं। नाउ अब जानते हैं फिर एक बार 1 by 1 की C से क्या है, I से एंड आगे क्या क्या है। तो C स्टैंड फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I stand for inventories, T stand for trade receivable, then again C stand for cash and cash equivalent, S stand for short-term loans advances, and O stand for other current assets। तो आपने देखा आपके लायबिलिटीज में टोटल 4 हेडिंग्स और एसेट्स में टोटल 2 हेडिंग्स, यानी टोटल आपके पास 6 हेडिंग्स है। बट इस 4 में से एक डिलीटेड है सिलेबस में से, तो 3 यहां मान लीजिए और 2। यानी कॉन्फिडेंस के साथ आप इन 5 को याद रखिए और आपको पता होना चाहिए कि जिस भी किसी आइटम का हेडिंग पूछा जाएगा तो वो इन 5 में से ही एक होगा। और इट इज़ वेरी क्लियर कि आप नाम को पढ़कर पहले इतना गेस तो कर ही सकते हो कि एसेट्स है कि लायबिलिटीज। आपने अगर सोचा कि ये एसेट्स है तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स में 2 ही तो हेडिंग्स होते हैं जो आपके सामने है फिलहाल, ये दोनों, इन्हीं में से एक होगा आंसर हमारा। और अगर लायबिलिटीज हैं तो जो पिछले 3 हमने हेडिंग्स देखे हैं उन्हीं में से एक हमें लिखना है। इस तरह से आप अपने आप को अश्योर कर सकते हैं या कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे डिटेल्स में अपने हेडिंग्स को, यानी 3 + 2 5 हेडिंग्स का डिटेल ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं कि ये क्या है और इसके अंदर किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं, सो दैट कि आपको बेहतर तरीके से वो समझ में आ सके। तो देखिए ऑर्डर वाइज ही आपको चलना है। तो लायबिलिटी साइड से आपका पहला ऑर्डर शुरू होता है जिसमें पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अब ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट द हेडिंग, शेयर होल्डर फंड वाज द हेडिंग एंड दिस इज कॉल्ड सब हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर एग्जाम्पल है, प्रेफरेंस शेयर भी एग्जाम्पल है। तो दीज आर नॉट सब हेडिंग, नॉट हेडिंग्स। ये है शेयर कैपिटल आपका सब हेडिंग और शेयर होल्डर्स फंड है आपका हेडिंग, एंड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स ओनली द एग्जाम्पल्स। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी एक सब हेडिंग है जिसके अंदर ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व, हर तरह का रिजर्व, जो आपके दिमाग में रिजर्व का नाम आता है वो सब इसी के अंदर आता है। एज वेल एज बैलेंसेज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आता है अंडर द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा शेयर होल्डर फंड के अंदर ये 2 सब हेडिंग्स है। थर्ड एक और भी है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है।
नाउ आपने देखा होगा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में सेकंड नंबर हेडिंग दिखाया था, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, लेकिन अब मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था इवैल्यूएशन में उसका नाम नहीं आएगा एग्जाम में, जबकि हमें हेडिंग के तौर पर 4 होते हैं वो पता होना चाहिए था। तो मैं सीधे आ रहा हूं उसको स्किप करके नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि हमारा है नॉन करेंट लायबिलिटीज। ना नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर पहला सब हेडिंग जो हमारे यूज में आता है वो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट्स है, जिसके अंदर क्या आते हैं, डिवेंचर्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, सॉरी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज नेक्स्ट सब हेडिंग है, जिसके अंदर एग्जांपल्स मैंने लिए हैं प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब देखिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स लेकर वीडियो को अननेसेसरी लेंथी नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं वो सब लेने चलूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए जस्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने उन चीज़ों को ले रखा है। देन आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, रिजर्व फॉर अर्न लीव, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, ये रीजन नहीं है एक्चुअली, ये प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आता है करंट लायबिलिटीज। तो पहला हेडिंग हमारा हो गया शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड तीसरा है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज में पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एज अ सब हेडिंग, और उसके अंदर एग्जांपल आप जैसे ले सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को लेकर कोई मन में डाउट है तो इसके लिए आप सीबीएसई के सर्कुलर या सिलेबस को देख सकते हैं। सीबीएसई ने खुद जस्टिफाई किया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अकॉर्डिंग काउंट करना है, तो अब उसके आगे आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब हो गया क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। देन अदर करंट लायबिलिटीज, जैसे कि आपका हो गया करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। आप देख सकते हैं 4 सब हेडिंग STOP, ठीक है। मैंने स्टॉप बनाकर एक ट्रिक बताया था आपको, जिससे ये चारों आपको याद रहेंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा अभी अभी हमने लायबिलिटी साइड के सारे हेडिंग्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी अभी डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइड, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट साइड में आपका पहला हेडिंग आता है नॉन करंट एसेट्स। नाउ नॉन करंट एसेट्स में आप देखेंगे एक बड़ा बदलाव, फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस के बाद फिक्स्ड एसेट्स को बेसिकली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन ब्रैकेट में फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप अगर ओनली फिक्स्ड एसेट्स भी लिख देते हैं तो दैट इज नॉट अ बिग डील, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड फिक्स्ड एसेट्स को ब्रैकेट में लिखना है, बट उसके पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मेंशन करना होगा आपको एज अ सब हेडिंग। उसके अंदर भी कैटेगरी आएगी टेंजिबल, और टेंजिबल का मतलब जैसे आप सभी कॉमनली जानते हैं लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर। इनटेंजिबल आएगा नेक्स्ट कैटेगरी, जिसके अंदर गुडविल होगा, पेटेंट्स होगा। उसके बाद दूसरा सब हेडिंग, ध्यान से फिर देखिए आप, ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। अब बोलोगे आप ये क्या है, तो भाई ये तो एग्जांपल से जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये रेड कलर जो दिख रहा है वो फिर क्या है। तो देखिए हेडिंग के अंदर हुआ ये एक सब हेडिंग, और उसके अंदर ये कैटेगरी हो गए, उस कैटेगरी के अंदर ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो आपको जब भी सब हेडिंग लिखना होगा तो आप ये लिखेंगे, चाहे ये लिखेंगे, और हेडिंग लिखना होगा तो वो है नॉन करंट एसेट्स। तो अब आ गया आपका सब हेडिंग के तौर पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि 12 महीने से ज़्यादा के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज एग्जाम्पल, या फिर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनके। नाउ थर्ड सब हेडिंग आता है अंडर नॉन करंट एसेट्स, वो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसके अंदर आपके एग्जांपल्स हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। फिर लास्ट आता है आपका अदर नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट हेडिंग की तरफ, जो कि एसेट साइड का है, दैट इज करंट एसेट्स, और सबसे ज़्यादा सब हेडिंग इसी के अंदर है। पहला सब हेडिंग आपका करंट एसेट्स, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट बेसिकली जस्ट रेसिप्रोकल है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, और वो है इन्वेस्टमेंट मैच्योर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर एग्जांपल्स आप ले सकते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, या फिर स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं अंडर द कैटेगरी इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तो नेक्स्ट सब हेडिंग आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर एग्जांपल्स हैं आपके, वो हैं नेक्स्ट डेटर्स के अलावा नेक्स्ट है आपका बिल रिसीवेबल,
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा कलर के वजह से इंटरप्रेट आपको कहीं हो ना जाए। एज अ सब हेडिंग आपका पहला सब हेडिंग है करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, तो ऐसा नहीं है, ये इन्वेंट्री है आपका नेक्स्ट नंबर सब हेडिंग, गलती से वहाँ पर 2 टाइप करना छूट गया है। तो फर्स्ट वन इज करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज इन्वेंट्री एंड थर्ड वन इज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ पे आते हैं, हालांकि आप देख रहे हैं थर्ड लिखा है स्क्रीन पर, बट दिस इज फोर्थ वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें एग्जांपल्स के तौर पर आते हैं कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड, बैंक ड्राफ्ट्स। देन उसके बाद फोर्थ, जो कि बेसिकली फिफ्थ नंबर सब हेडिंग है, जो कि है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका मतलब हुआ ऐसे एडवांस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स। एंड लास्ट वन जो कि 6th नंबर है बेसिकली, वो है अदर करंट एसेट्स, जिसके अंदर आता है बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम एटसेट्रा। नाउ इससे पहले कि वीडियो के अगले सेक्शन में एंटर करें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि वीडियो के फ्लो में कहीं ना कहीं आप खो जाएंगे और फिर सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। और साथ साथ लाइक बटन जरूर हिट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो ऐसे ही अगले वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन। तो अभी तक हमने शेड्यूल थर्ड के अंदर पार्ट 1 डिस्कस किया, अब पार्ट 2 की बारी है, पार्ट 2 दैट रेफर्स टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आइए उसकी भी समरी देखते हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जितना भी आपको जानना जरूरी है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हम लेंगे। पहला आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा आता है अदर इनकम, देन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन फाइनेंस कॉस्ट, देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लास्ट अदर एक्सपेंसेस। अब आप देखोगे इन चीज़ों को और अपने बुक से अगर टैली करेंगे तो आपको इनसे ज़्यादा चीज़ें भी उसके अंदर दिखेंगी। तो मैंने पहले ही लिखा फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो ये सब सारे के सारे नहीं लिए मैंने, जो इंपॉर्टेंट हैं किसी भी तरीके से एग्जाम में इंक्लूड करके पूछे जा सकते हैं, मैंने वही इंक्लूड किए हैं। नाउ अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला था हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जिसके अंदर कई बार बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम्पल्स, तो बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं क्या लिखना है। ध्यान से देखें, नेट सेल्स बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी, यानी अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आती है, ट्रेडिंग की कैटेगरी में आती है, तो जो आपने साल भर में सेल्स किया है दैट इज आफ्टर द डिडक्शन ऑफ रिटर्न्स, वो है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन फी अर्न सर्विसेज बाय सर्विसेज कंपनी, अगर आपकी कंपनी सर्विस कंपनी के अंदर आती है तो आपने जो फीस अर्न किया होगा दैट विल बी योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न बाय अ फाइनेंस कंपनी, यानी अगर आपकी कंपनी ना ही ट्रेडिंग है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर सर्विस कंपनी भी नहीं है लेकिन फाइनेंस कंपनी है, तो इन दैट केस आपको जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता है साल भर में या मिला, वह है आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन आता है हमारा अदर इनकम। तो अदर इनकम का मतलब सीधी सी बात है, जो भी इनकम आपको दिख रहा है क्वेश्चन में लेकिन वो रेवेन्यू के अंदर नहीं है तो वो इसी के अंदर आएगा। और कुछ एग्जांपल्स है जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड रिसीव्ड। तो यही कुछ एग्जांपल्स नहीं है, और भी एग्जांपल जो आप सोच सकते हैं, लेकिन वो इनकम होना चाहिए। जैसे कि रेंट रिसीव्ड एक इनकम ही हुआ लेकिन वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, और इसके अंदर सब हेडिंग कह सकते हो आप, वो है वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। देन आपका आता है फाइनेंस कॉस्ट, अक्सर बच्चे इसके फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर एक ही नाम याद रखते हैं, वो है इंटरेस्ट, बट आप देखिए आज के इस वीडियो में उसके अलावा भी और नाम है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, प्रोसेसिंग फीस ऑफ बोरोविंग्स, देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एंड देन प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सब वो हैं जो आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी जाना है या आपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी किया है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का आप कैलकुलेशन करते हो। प्रोसेसिंग फीस ऑफ बोरोविंग, जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो प्रोसेसिंग फीस जो लगता है दैट इज योर फाइनेंस कॉस्ट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एक फाइनेंस का सोर्स है, तो उसको इशू करने पर जो आप डिस्काउंट देते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, दैट इज योर एक्सपेंसेस। देन प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सब हमारे आ जाते हैं फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। देन आते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो उसके अंदर पहला आता है डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एंड सेकंड वन आता है इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, जो बेसिकली अमोर्टाइजेशन का एग्जांपल है।
एंड देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट की तरफ, वो है अदर एक्सपेंसेस, जिसके अंदर है कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड या ऐसे कोई भी एक्सपेंस जो उस कैटेगरी में बाइफरकेट नहीं हो पाए हों। नेक्स्ट अब हम आएंगे लिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग की तरफ, यानी फाइनली एज अ कंक्लूजन पार्ट हम अपने चैप्टर इस वीडियो के कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि कौन कौन से हेडिंग और सब हेडिंग को हम दिमाग में स्टोर करें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कह सकता है कि ये चैप्टर हमारा प्रिपेयर करवाने में हेल्पफुल होगा। तो देखिए, आपको मैंने बहुत सारे लिस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, मोर देन 40 हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स है, ध्यान से देखिए। तो लिस्ट में पहला नाम आपके सामने है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। अब देखिए, डिबेंचर्स आपको पहले सोचना है कुछ इस तरीके से कि ये हेडिंग क्या, मत सोचिए, आप पहले सोचिए कि आपका ये लायबिलिटी साइड है कि एसेट साइड, इतना सोचिए पहले। तो अगर आपने सोच दिया कि डिबेंचर्स तो लायबिलिटीज होता है, ठीक है, अब लायबिलिटीज जब होता है तो लायबिलिटीज के अंदर 3 ही हेडिंग्स है, शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। तो अब आपको सिर्फ 3 में से एक चुन लेना है ना। लेकिन हाँ, आपको ज़्यादा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स या डिबेंचर और बॉन्ड्स नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं, एंड एज अ सब हेड उसका सब हेड बनता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। देन आता है नेक्स्ट आपका पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट भी इसी सेम कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं, मतलब कि नॉन करेंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग से एग्जांपल्स। तो सेम उसका भी हेडिंग्स और सब हेडिंग बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब जैसे डिबेंचर्स 5 साल के बाद पे करना है और फाइनली 5वें साल आ गए उसको पे करना है, तो करंट इस ईयर में वो मैच्योर हो गया, तो उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग हो जाती है। डिबेंचर्स तो हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, लेकिन उसका जो करंट मैच्योरिटी होता है वो करंट लायबिलिटीज के अंदर काउंट किया जाता है। देन आते हैं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पर या ऐसे ही किसी बोरोविंग्स पर इंटरेस्ट आपका अक्रूड और ड्यू है, मतलब आपने अब तक पे नहीं किया, तो ये भी आपका करंट लायबिलिटीज है एंड अदर करंट लायबिलिटीज है, सिमिलर टू जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। देन कॉल्स इन एडवांस। अब आपने शेयर्स चैप्टर में कॉल्स एडवांस पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको जानकर थोड़ा अचंभा होगा कि शेयर्स होल्डर फंड के अंदर नहीं आता कॉल्स इन एडवांस, जबकि ये आता है हमारे करंट लायबिलिटीज के अंदर अंडर द सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखिए, जिसके नाम के साथ रिजर्व लगा हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, रिजर्व है तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट है आपका एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब देखिए, एडवांसेस एसेट्स में भी है, लायबिलिटीज में भी है, तो आपको समझना है कि ये एडवांस दे रहे हैं आप कि ले रहे हो आप। तो आपने कस्टमर से एडवांस लिया है, तो ये एक लायबिलिटीज ही हो सकता है, ना कि एसेट्स, इसलिए ये करंट लायबिलिटीज है और अंडर द सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट आपका आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज के अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का एक सब हेडिंग है। देखिए, तो आपके सामने फिलहाल 8 आइटम्स मैंने दिए हैं इस स्लाइड में, और आपको इससे क्या करना है, इन नाम को अच्छे से याद कर लेना है कि इनकी हमें प्रैक्टिस रखनी है इन आठों की, कि ये किस हेडिंग्स के अंदर आते हैं और किस सब हेडिंग के अंदर। मैंने आपको इसका आंसर भी प्रॉपर दे दिया है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी दे दी, एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और कौन से नेक्स्ट हमारे हेडिंग्स हैं, सॉरी आइटम्स है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो 9 से लेकर 17 नेक्स्ट आपके सामने 9 मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डिटेल्स, जिसमें से अगला आता है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी रिजर्व लगा हुआ है, तो बहुत सिंपल सा, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पेबल, तो ये आपका करंट मैच्योरिटी की तरह ही हो गया, करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। देन आपका आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखिए, इसमें प्रोविजन लगा हुआ है, और प्रोविजन हमारे लायबिलिटीज में 2 आते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अब टैक्स का प्रोविजन कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता नहीं, तो इसलिए करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन एज अ सब हेड। नेक्स्ट है आपका ऑफिस इक्विपमेंट। देखिए, ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट्स है, तो अब जब आप एसेट्स की तरफ बढ़ जाते हैं तो एसेट्स में ओनली 2 ही हेडिंग्स होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। तो अब आपको चुन लेना है कि इनमें से कौन सा है। तो ऑफिस इक्विपमेंट बड़ा इजी है पहचानना, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि सब हेडिंग क्या है इसकी। तो सब हेडिंग में इसको हम वैसे तो टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, लेकिन लेटेस्ट चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन ब्रैकेट में फिक्स्ड एसेट्स, एंड उसके भी अंदर कैटेगरी है टेंजिबल, क्योंकि अंदर कैटेगरीज में टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आपको इसमें टेंजिबल भी बताना पड़ेगा। तो सब हेडिंग थोड़ा सा टेडियस है ऑफिस इक्विपमेंट का। नेक्स्ट है आपका लूज टूल्स। नाउ लूज टूल्स आपका इन्वेंट्री का पार्ट है, दैट मीन्स ये करंट एसेट्स के अंदर आता है एंड अंडर द सब हेड इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट है गुडविल।
ये भी एक फिक्स एसेट्स है, लेकिन टेंजिबल तो है नहीं, ये इनटेंजिबल एसेट्स है। तो देखिए ध्यान से, जिस तरह से आपने ऑफिस इक्विपमेंट के लिए देखा हेडिंग्स हमने लिखा नॉन करंट एसेट्स, वैसे ही गुडविल के लिए होगा नॉन करंट एसेट्स। लेकिन जैसे हमने लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स ब्रैकेट में टेंजिबल, ठीक है, वैसे ही लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स एंड उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखने का तरीका भी आ जाएगा। देन स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये हमारे करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज में ही आते हैं, सिमिलर टू लूज टूल्स। देन एडवांस टू सब्सिडरीज, ये नॉन करंट एसेट्स है और जिसके अंदर आते हैं वो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांस मतलब एडवांस ही है, इसलिए एडवांस की कैटेगरी में ही जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत थी ही नहीं। देन डिपॉजिट्स विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, और ये भी है नॉन करंट एसेट्स का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक्चुअली क्या है, तो प्रैक्टिकली सोचिए, रियल लाइफ से सोचिए। कई बार होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो कुछ 10,000 5,000 20,000 रुपये जमा हो जाते हैं, और जब हम डिस्कनेक्ट करवाएंगे तो वो वापस मिलेंगे, तो वो लंबे समय के लिए हो जाता है। सिमिलर टू दैट कि अगर हम किसी जगह रेंट पर रहने जाते हैं तो एडवांस में हम लोग कुछ 10-20,000 रुपये जमा कर देते हैं एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जब हम उस रेंटल प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं तो वो हमारा एडवांस हमको वापस मिलता है, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, तो वो इसी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरीज हम ला रहे हैं 18 से लेकर के 27। नेक्स्ट कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, जिसमें से अगला आता है लोन्स पेबल ऑन डिमांड। तो क्योंकि पेबल ऑन डिमांड है इसलिए इसकी मेच्योरिटी टाइम बहुत कम होगी, तो इसलिए करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा एंड एज शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, क्योंकि लोन्स है तो बोरोविंग्स में आएगा, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देन लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक हमारा नॉन करंट एसेट्स है। अब नॉन करंट एसेट्स है तो उसके अंदर हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स भी है, और लाइव स्टॉक है तो टेंजिबल भी है, जैसे हॉर्सेस एंड कार्ट्स, ये हमारे आते हैं लाइव स्टॉक एग्जाम्पल्स में। देन मेच्योर डिवेंचर्स, ध्यान रखिए डिवेंचर्स और मेच्योर डिवेंचर में फर्क है। डिवेंचर्स का मतलब वो डिवेंचर जो जैसे कि आज है 5 साल बाद 4 साल बाद चुकाना है, लेकिन जब वो 5वें साल का समय आ जाएगा तो वो मेच्योर डिवेंचर कहलाएगा, और उस केस में वो करंट लायबिलिटीज में कैटेगराइज हो जाएगा एंड अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। देन कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इंटेंजिबल है तो आपका हेडिंग बन जाता है नॉन करंट एसेट्स, और इंटेंजिबल को लिखने का तरीका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स एंड देन इंटेंजिबल एसेट्स। देन अगला आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होता है, यानी कि करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका करंट लायबिलिटीज है, तो एज अ हेडिंग करंट लायबिलिटीज एंड सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अभी मैं आपको बता ही रहा था इस बारे में, तो वो है आपका फिर से एक बार नॉन करंट एसेट्स एंड अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स के अंदर आता है एंड सब हेडिंग के तौर पर होता है अदर करंट एसेट्स। सेम विथ एडवांस टैक्सेस, क्योंकि एडवांस का मतलब भी प्रीपेड होता है, इसलिए करंट एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स। अनपेड डिविडेंड, यानी एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड जो पेड नहीं हुआ, दैट मीन्स करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में आता है, वेरी सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हम नेक्स्ट एंटर करते हैं 28 से लेकर के 36 नंबर कुछ और आइटम्स के तरफ। तो उसमें से अगला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको इनकम एडवांस से मिला जो आपका करंट लायबिलिटीज होता है एंड सब हेडिंग बनता है अदर करंट लायबिलिटीज। देन कैपिटल रिजर्व, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था, जितने में भी रिजर्व लगा रहेगा वो बन जाएगा शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस। डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, सेम है, रिजर्व लगा हुआ है तो बिना किसी डाउट के आप इसको सेम टू सेम रिपीट कर सकते हैं। देन आता है आपका प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। तो प्रोविजन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो एम्प्लॉयज के बेनिफिट का जो प्रोविजन होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आता है, यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज हो गया हेडिंग्स। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ देर पहले मैंने अभी आपको एसेट्स के अंदर इसको लिखने का तरीका बताया था, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है एज अ हेडिंग, और सब हेडिंग में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैटेगरी में आएगा ये। देन आपका आता है प्रोविजन फॉर वारंटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। देन कैपिटल एडवांसेस नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है एज अ हेडिंग, और सब हेडिंग है इसका लोन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देन लॉन्ग टर्म लोन्स बहुत सिंपल सा है, लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे कि डिबेंचर्स वगैरह होते हैं वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बेसिकली हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब यही हुआ कि लंबे समय के लिए लोन, तो इसलिए नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। देन ब्रांड और ट्रेडमार्क, जैसे कि गुडविल का हम लिखते हैं सोल्यूशन, सेम टू सेम ऐसा ही सोल्यूशन लिखेंगे। हाउ एवर गुडविल ट्रेडमार्क सब सेम नहीं होते हैं, बट उसका हेडिंग सब हेडिंग बिल्कुल सेम है। नॉन करंट एसेट्स और इनटेंजिबल है, इसलिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स अंडर द कैटेगरी इनटेंजिबल एसेट्स। नाउ हम लास्ट कुछ लिस्ट की तरफ आ जाते हैं 37 से लेकर 43 तक। शेयर्स इन एसबीआई, देखिए एक तो वो शेयर्स होता है जो हम किसी को इश्यू करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो वो तो शेयर होल्डर फंड बन जाता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स को खरीदते हैं तो एज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, इसलिए ये बन जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स। देन आता है अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये आ गया आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में। देन माइनिंग राइट्स,
राइट्स यानी जैसे कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो ये नॉन करंट एसेट्स है। इंटेंजिबल है, इसका मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स अंडर द कैटेगरी इंटेंजिबल एसेट्स। देन लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम मीनिंग रखता है जैसे माइनिंग राइट्स का होता है, तो सेम एक्सप्लेनेशन उसका भी आ गया। नेक्स्ट आपका आता है चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है एंड उसका हेडिंग बन जाता है करंट एसेट्स। देन आपका आता है टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। टर्म लोन बेसिकली नॉन करेंट लाइबिलिटीज ही है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर आता है। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एज यू ऑल नो कि इसको हम देख नहीं सकते तो इट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स, इसलिए नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आएगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स के अंदर एज इंटेंजिबल एसेट्स इसको शो करेंगे एज सब हेडिंग। तो जस्ट आपने अभी भी देखा, हमने वीडियो के लास्ट सेक्शन में टोटल 43 आइटम्स को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। एंड इस बिलीव के साथ कि आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको कोई भी मायूसी हाथ नहीं लगेगी, बल्कि आपके इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हो जाता है। एंड बिलीव मी, इस एक सिंगल वीडियो के साथ जब भी आप चाहोगे इसको देख करके अपने फर्स्ट चैप्टर को, जो कि पार्ट बी का फर्स्ट एंड क्रूशियल चैप्टर है, वो कवर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 15% आपका कैसे कवर होता है। 15% कवर होने का मतलब ये है कि 20 मार्क्स का पार्ट बी है, उसका 15% मतलब 3 नंबर, तो 3 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने थंबनेल में वो बात बताई थी आपको। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर मेरे एफर्ट्स वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।